हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होगे, और अच्छे नहीं भी हो तो ट्राई करना अच्छे से ही रहने की, क्योंकि कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है। सो सभी लोग घर पे रहो, सेफ रहो और अच्छे से रहो, ठीक है? चलो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेता हूं खुद को, क्योंकि बहुत सारे नए भी बच्चे आएंगे और क्लास जैसा कि खुला नहीं है, सो खुद का इंट्रोडक्शन थोड़ा जरूरी है। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं खुद का देता हूं। आई सुनील गुप्ता, here to teach you physics. I have done my BTech and MTech in electronics, but still I am here to teach you physics. पूरे फील के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरे कंसेप्ट के साथ। बहुत ही बच्चा कोरोना का टाइम जो चल रहा है, लॉकडाउन है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं। एक छोटा सा मोबाइल है, एक छोटा स्टैंड है और एक छोटा ब्लैक बोर्ड है। सो हम बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, बट स्टिल जो भी बच्चे हैं उनके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करते हैं, जिससे बेनिफिट सबको हो पाए। सो स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी तो हमारा ब्रांचेज चलता है, उसके तरफ से एक छोटा सा स्टार्टअप है और हम ट्राई करेंगे कि इसको पूरे एंड ऑफ द ईयर लेके जाएं। जैसा कि स्टार्ट किया है तो एंड ऑफ द ईयर तक लेके जाएं, जिससे काफी लोगों को बेनिफिट हो पाए जो वापी और सिलवासा में नहीं है। जैसा कि हमारा क्लासेज वापी और सिलवासा में चलता है, तो जो वापी और सिलवासा में ना हो उनको बेनिफिट हम थोड़ा सा करा पाए। सो बच्चा कुछ चीजें मैं बेसिक चीजें बताता हूं जो तुम्हारे लिए जरूरी है। सबसे पहला कि 10th में बहुत सारे टॉपर रहे होंगे, बहुत सारे लोअर रहे होंगे बच्चे, बट स्टिल जैसे एट द एंड ऑफ 10th एंड द स्टार्टिंग ऑफ 11th सबके सब जीरो पे आ गए। सबके सब कहां पे आ गए? जीरो पे। एंड वापस से सबको वैसे ही जीरो से स्टार्ट करना है। इसका मतलब सब जीरो पे आ गए हो, ट्राई करो सब। एट द एंड ऑफ ईयर वी विल डिसाइड कि टॉपर कौन होता है, और हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि टॉपर कौन है। अभी कोई टॉपर नहीं है, कोई लोअर नहीं है, अभी सब जीरो पे हैं, सबको जीरो से ही स्टार्ट करना है। और फिजिक्स के अबाउट बच्चा बहुत ही एक सिंगल लाइन है, इसमें फिट कर लो पूरे साल के लिए। फिजिक्स एक समंदर की तरह है बच्चा, फिजिक्स एक समंदर की तरह है, कुछ नहीं करना है इसमें। बहुत सारा पानी है, काफी गहरा है, बस तुमको हाथ पैर मारते रहना है। जब तक हाथ पैर मारते रहोगे जिंदा रहोगे। जिस दिन हाथ पैर मारना बंद कर दिए डूब जाओगे। डरा नहीं रहा, बता रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत सारे बोले कि सर फिजिक्स मुझे नहीं आया। किसी को भी जरूरी नहीं कि मेरे से पढ़े, बट स्टिल ये चीजें फैक्ट है, मींस फैक्ट है, और आपको ध्यान रखनी है। हर रोज थोड़ा पढ़ो या ज्यादा पढ़ो, पढ़ना तो है फिजिक्स। जब तक हाथ पैर मारोगे जिंदा रहोगे, सही है? सो ये चीजें हमेशा फीड कर लो एट द स्टार्टिंग डे जो मैंने बताया, और वो पूरा का पूरा ये वर्ड जो है वो पूरे साल के लिए जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक याद रखना है, ठीक है? सो बहुत ज्यादा प्रवचन नहीं है इसमें, दो ही चीजें याद रखनी है कि सब बच्चा जीरो पे हो और सबको डेली थोड़ा बहुत स्टडी करना है। और स्टार्टिंग जब करेंगे बच्चा तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर मैं रियलाइज करा दूंगा कि तुमको फिजिक्स आता है। कुछ भी फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा, कुछ भी चीजें आएगी, तुमको पता चलेगा कि फिजिक्स क्या है। बहुत सारे बच्चे 10th में मेरे से फिजिक्स पढ़ चुके होंगे। होप कि मैंने काफी सारा फील दिला दिया होगा, और अगर नहीं दिला पाया तो शायद मेरी फॉल्ट रही होगी। लेकिन एट द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट चैप्टर, वो फर्स्ट चैप्टर में मैं तुमको फील दिला दूंगा कि नहीं, फिजिक्स बहुत इजी है, फिजिक्स किया जा सकता है। सो बहुत ही एक अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम स्टार्ट करते हैं बच्चा फिजिक्स। जैसा कि जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी अच्छी आदत है या बुरी आदत है नहीं पता, बट मैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करता हूं। सो आज भी हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे, और एट द लास्ट हम JEE के भी क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस के भी क्वेश्चन करेंगे, और नीट के भी क्वेश्चंस करेंगे, अलोंग विद बोर्ड भी करेंगे, ठीक है? सो स्टार्ट बहुत ही बेसिक लेवल से करेंगे और
धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। और बच्चा अभी फर्स्ट डे याद रखो, कोई फिजिक्स में बोर्ड और कोई कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, सभी चीजें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है और फिजिक्स सिर्फ कॉन्सेप्ट से बनता है, सही है। बोर्ड वाले ही क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो शायद कॉम्पिटिटिव वाला बन जाएगा। और आजकल तो मैक्सिमम जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है वो फिजिक्स में आ रहे हैं, ठीक है। सो कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा मैं सपोर्ट करता हूं, थोड़ा तुम सपोर्ट करो और थोड़ा थोड़ा मिला के हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। सो बच्चा बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें शायद आपको पता होगी बट स्टिल आपको वैसे पढ़ना है जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको वैसे पढ़ना है जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, वैसे ही आपको ध्यान देना है और ट्राई करना है और अच्छा करोगे सर, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स से ही स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स होता क्या है। सो फिजिक्स देखो बच्चा, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड से मिलके बना है और उस ग्रीक वर्ड का नाम था बच्चा फ्यूसिस। उस ग्रीक वर्ड का नाम क्या था? फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब उस ग्रीक वर्ड में होता था नेचर। क्या होता था बच्चा? फ्यूसिस का मतलब क्या होता था? नेचर। लोगों ने सोचा कि जब साइंस बनाया गया तो उसके हम डिविजन्स जब कर रहे हैं तो एक ऐसा ब्रांच बना दिया जाए जिसमें नेचर तो है ही, साथ में नेचर से रिलेटेड एक और चीजों को ऐड किया गया, उसका नाम दिया गया नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना, सही है। सो फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है जिसका मतलब वहां पे क्या था? एग्जैक्टली वो वर्ड क्या था? फ्यूसिस। उसका मतलब क्या था? नेचर। नेचर से रिलेटेड जो चीजें थी उसका एक और वर्ड ऐड किया गया, नेचुरल फेनोमेना। तो फिजिक्स को बच्चा कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपली इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and natural phenomena, which deals with nature and natural phenomena। सही है। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना बच्चे, मैं नोट्स ऑलरेडी जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स रहेंगे उनका नोट्स मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा। सो जब भी वीडियो डाउनलोड करना या देखना तो नीचे में उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट स्टिल जब आप पढ़ना तब उसको लिखना, बिकॉज लिखोगे तो पता नहीं लिखोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो फिजिक्स के अबाउट क्या पता चला बच्चा? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, मींस एग्जैक्टली ये नेचर और नेचुरल फेनोमेना हमें है क्या पढ़ क्या रहे हैं इसमें? तो बहुत सिंपल से वे में कैसे ये करेंगे, देखो बच्चा, मैं बोल रहा हूं, सुनाई दे रहा है। क्यों सुनाई दे रहा है बच्चा? बिकॉज ऑफ साउंड। कौन एक्सप्लेन किया? फिजिक्स। दैट इज कॉल्ड नेचुरल फेनोमेना। मैं दिखाई दे रहा हूं, क्यों दिखाई दे रहा हूं? बिकॉज ऑफ लाइट। कौन एक्सप्लेन करने वाला है? फिजिक्स। मेरे शर्ट का कलर क्या है? कौन एक्सप्लेन करने वाला है? फिजिक्स। मैं खड़ा क्यों हूं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। कौन एक्सप्लेन करने वाला है? फिजिक्स। फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, व्हीकल चल रहा है, रूम का डायमेंशन क्या है? जो डिजाइन करता है वो भी इंजीनियर होता है। कहां से स्टार्ट होता है वो इंजीनियरिंग? फिजिक्स से। सो एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूं, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, ये सब के सब नेचुरल फेनोमेना के अंदर आते हैं। यही सब नेचुरल फेनोमेना है। हमारे नेचर में यही सब चीजें हैं जो कि किसको इंडिकेट करती है? नेचुरल फेनोमेना की। सो केमिस्ट्री में बच्चा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपाउंड्स, बायो में लिविंग थिंग एंड देयर ऑर्गेनिजम्स, उसको छोड़ दो तो जो भी आसपास चीजें तुमको दिख रही है सब किस में आएगा? फिजिक्स में आएगा। सब के सब किस में आएगा बच्चा? फिजिक्स में आएगा, सही है। सो कोई भी पूछे कि ये नेचर, नेचुरल फेनोमेना क्या है, बोल देना। दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, खड़े क्यों, बैठे क्यों, फैन चल रहा है, लाइट जल रहा है, ये सब एक नेचुरल फेनोमेना है जो कि हमारे नेचर में आता है। और वही कौन डिफाइन करता है? फिजिक्स। वही कौन डिफाइन करता है? फिजिक्स, सही है। सो फिजिक्स को ही बाद में मॉडिफाई करके बच्चा क्या नाम रख दिया? फिजिक्स। तो आज हम किस नाम से जानते हैं? फिजिक्स से, ठीक है।
फर्दर फिजिक्स के बच्चा बहुत सारे लोग बहुत सारे क्लासिफिकेशंस करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे क्लासिफिकेशंस करते हैं, बट मेरे जैसे लोग जनरली 4 क्लासिफिकेशंस करते हैं। कितने? 4। एक का नाम दे दिया मैंने मैकेनिक्स, एक का नाम दे दिया मैकेनिक्स, दूसरे का नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरे अभी दूसरा जो ब्रांच था उसका नाम दे दिया गया ऑप्टिक्स, एक का नाम दे दिया गया मॉडर्न फिजिक्स। नाम से ही पता चल रहा है बच्चा, मॉडर्न फिजिक्स मींस जो सबसे लेटेस्ट आया, मींस एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी जो आया उसको किसमें रखा गया? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th का पार्ट है बच्चा, 12th का फर्स्ट बुक, 8 चैप्टर। कितने चैप्टर? 8 चैप्टर। किसमें आने वाला है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक सिंगल यूनिट में। ज्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज 12th में आएगा तो हम जैसे लोग रहेंगे तो फिर से उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे डिस्कशन नहीं करते हैं। ठीक है। ऑप्टिक्स लाइट को रिप्रेजेंट करता था, 10th में ऑलरेडी सीख के आए हो, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बच्चा यहां 2 चैप्टर बनाए गए और मॉडर्न फिजिक्स के टोटल 5 चैप्टर बनाए गए। जैसा कि सबको पता होगा कि फिजिक्स में 11th एंड 12th में 15 चैप्टर है, 11th में भी 15 चैप्टर है और 12th में भी 15 चैप्टर है। सो 12th में बच्चा 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट है। तो ये 2 टॉपिक मिला के 8 चैप्टर है, लाइट से 2 चैप्टर है और मॉडर्न फिजिक्स से 5 चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स से 5 चैप्टर है। सही है। सो टोटल कितने हो गए बच्चा? 15 चैप्टर हो गए। 8 + 2 + 5 कितने चैप्टर हो गए बच्चा? 15 चैप्टर, 12th ओवर। अब बात करते हैं 11th पे। 11th का जो सबसे पहला चैप्टर है बच्चा, फर्स्ट वन जो है, उस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। उस चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। बहुत ही टाइम पास चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चीजों को सीखना है, बहुत ही बेसिक चीजों को कि व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, साइंटिस्ट लोगों के बहुत सारे नाम आएंगे, कब आए थे, कब ऊपर गए, क्या क्या डिस्कवरी की थी, ये सब बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो उसको बाद में हम कभी भी उसको देख लेंगे, तो एक क्लास में जनरली वो खत्म हो जाता है। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? फिजिकल वर्ल्ड, जो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा आज, मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करूंगा बिकॉज वहीं से थोड़ा बहुत समझने लायक चीजें। ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसमें साइंटिस्ट लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन है, कब आए थे, कब गए थे, क्या किए थे, फंडामेंटल फोर्सेज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अबाउट देखना है। ठीक है। देन अब आते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर का नाम है बच्चा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या नाम है बच्चा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एग्जैक्टली बच्चा इसको फिजिक्स ना बोले, मैथ्स बोले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें ना फिजिक्स का मैथमेटिक्स ज्यादा है। फिजिक्स के वर्ड यूज होंगे, फिजिक्स का नाम यूज होगा, लेकिन पूरा का पूरा कर रहे हैं क्या? मैथमेटिक्स। कॉमन सेंस है। 10th में मेजरमेंट तो सीख के आए होंगे, ट्रायंगल आता था, हाइट एंड डिस्टेंस आता था, वैसे ही चीजें यहां पे करने वाले हैं। बस यूनिट्स आएगी, यूनिट फिजिक्स पे यूज होता है, उसका कन्वर्जन कैसे करना है, यूज कैसे करते हैं, फॉर्मूला डेराइव कैसे करना है, ये सब आएगा फिजिक्स में। मींस नाम फिजिक्स का आएगा बट काम पूरा मैथमेटिक्स होगा। सो एग्जैक्टली उसको यूनिट एंड मेजरमेंट को फिजिक्स ना बोल के मैथमेटिक्स का एक वे ब्रांच बोले तो ज्यादा बेटर है, बट फिजिक्स में है सो हम फिजिक्स में ही रहने देंगे उसको। सो यूनिट नंबर 2 जो है बच्चा अपना, जो चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिजिक्स कम, मैथ्स ज्यादा। यूनिट नंबर 3 का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन 9th क्लास में बच्चा जो भी सीखे थे वो 11th में आने वाला है। 9th क्लास में जो भी सीखे थे कहां पे आने वाला है बच्चा? 11th में आने वाला है। सो 9th क्लास का पहला चैप्टर था, उसका नाम था मोशन। 9th क्लास का जो पहला चैप्टर था उसका नाम क्या था बच्चा? मोशन। दूसरा चैप्टर था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, देन था वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन एंड साउंड। जनरली वहां 5 चैप्टर थे,
उसी 5 को एलोंगेट करके यहां 13 बना देंगे। उसी 5 चैप्टर को एलोंगेट करके क्या बना देंगे हम, कितने, 13 चैप्टर। सो फिजिक्स में पहला 2 टाइम पास, पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मैथमेटिक्स ज्यादा, फिजिक्स कम। थर्ड चैप्टर से बच्चा मेन फिजिक्स से स्टार्ट होता है एंड दैट बिलोंग्स टू मैकेनिक्स, एंड दैट बिलोंग्स टू मैकेनिक्स। किससे बिलोंग करता है, मैकेनिक्स से। क्वेश्चन है व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with mass, motion, displacement, force, energy, power, ये सब जो सीखते हैं, ये सब जिस एक सिंगल यूनिट जो डील करता है उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। सही है। सो जैसे मोशन स्टार्ट होगा वैसे क्या स्टार्ट होगा बच्चा, मैकेनिक्स स्टार्ट होगा। थर्ड चैप्टर में आएंगे मोशन 1D में देखेंगे, मतलब एक डायरेक्शन में देखेंगे। फोर्थ चैप्टर में मोशन 2D में देखेंगे, 2 डायरेक्शन में आएगा। फिर थर्ड चैप्टर में आएंगे, मतलब मैकेनिक्स का जो थर्ड चैप्टर आएगा उसमें मोशन क्यों हुआ। सो मोशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ फोर्स। सही है। तो फिफ्थ चैप्टर बन जाएगा अपना मैकेनिक्स का थर्ड चैप्टर, उसको बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब फोर्स बिना एनर्जी का तो लगा नहीं, सो एनर्जी आ जाएगा तो वर्क पावर एंड एनर्जी आ जाएगा चैप्टर का नाम। सही है। ऐसे ही स्टार्ट होगा पूरा चैप्टर। सो पहले 2 को छोड़ दे, फर्स्ट 2 को अगर छोड़ दें तो बच्चा बाकी का 13 चैप्टर आउट ऑफ 15, पहले 2 को साइड कर दो तो बाकी का 13 चैप्टर एक सिंगल यूनिट में आने वाला है एंड दैट सिंगल यूनिट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। उसी सिंगल यूनिट को बच्चा क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। तो सोचो मैकेनिक्स कितना बड़ा है, पूरे 11th में पढ़ना क्या है बच्चा, मैकेनिक्स। मैं स्टार्ट करूंगा बच्चा सेकंड चैप्टर से, उसका नाम रहेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसका नाम क्या रहेगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बट फिजिक्स कहां से स्टार्ट होगा, एक्चुअल चैप्टर नंबर 3 से, जब मेन टॉपिक स्टार्ट होगा मैकेनिक्स का। 3rd नहीं आएगा तो 4th नहीं आएगा, 4th नहीं आएगा तो 5th नहीं आएगा, पूरा लिंकअप है वो। सो जिस दिन 3rd चैप्टर स्टार्ट हुआ उस दिन सब कुछ भूल के बिल्कुल 3rd चैप्टर से कोई मजाक नहीं करना, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंकअप होते हुए लास्ट तक जाएगा और लास्ट चैप्टर ऑसिलेशन वेव पे खत्म होगा। सही है। सो बहुत ही फील आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। सही है। और सब ट्राई करना। हम अभी स्टार्ट करेंगे बच्चा चैप्टर नंबर 2 से, और उस चैप्टर नंबर 2 का क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या रहेगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो और फिर क्या स्टार्ट करते हैं बच्चा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो बच्चे हम कहां से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 से, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये पूरा चैप्टर बच्चा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये पूरा का पूरा चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज कॉल्ड यूनिट, जिसमें हम सिर्फ यूनिट के अबाउट देखेंगे। व्हाट इज यूनिट, किसके किसके यूनिट होते हैं, हाउ कैन वी कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ यूनिट इनटू अदर फॉर्म ऑफ यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट हाउ कैन वी डिराइव एनी फॉर्मूला। मतलब जो भी बात होगी किसके अबाउट बात होगी बच्चा, यूनिट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड। और जो सेकेंड पार्ट आएगा ना, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। उस टाइम में किसके अबाउट बात करेंगे बच्चा, मेजरमेंट के अबाउट में, कि हाउ कैन वी मेजर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एंड वेरी लार्ज क्वांटिटीज। स्मॉल मीन्स अभी स्केल जो यूज करते हो, स्केल जो रहता है वो नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करता है। अभी किसी ने बोला कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ हेयर, अभी ये हेयर जो है, बाल है, इसका थिकनेस थोड़ा है कि बहुत थोड़ा है, आंसर है बहुत थोड़ा है। तो क्या ये नॉर्मल स्केल से मेजर कर पाओगे, आंसर है नहीं। तो इसके लिए मेजरमेंट के लिए अलग से डिवाइस बनाया गया है जो कि हम सीखने वाले हैं। अब मेजरमेंट लार्ज डिस्टेंस में क्या आएगा, तो अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस, अभी थोड़ी स्केल से लेके सन तक जाएंगे और सन तक का डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसके मेथड सिखाए गए हैं। अभी किसी ने पूछा व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, अभी सन तक तो भाई आज तक कोई गया ही नहीं है सन के पास। सो हाउ कैन जाके वहां पे डायमीटर स्केल से लेके मेजर करें। सो अर्थ पे ही रह के हम उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं।
ये किस में सीखने वाले हैं बच्चा? फिजिक्स में। स्मॉल मेजरमेंट एंड लार्ज मेजरमेंट, सही है। सो ये पूरा चैप्टर बच्चा कितने पार्ट में डिवाइडेड होने वाला है? 2 पार्ट में। फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड वन मेजरमेंट। हम यूनिट वाला पार्ट पहले देखेंगे और बाद में मेजरमेंट वाला, सही है। सो यूनिट नाम सुने होंगे। जैसे मैं पूछता हूं कि मास का यूनिट क्या है, तो तुम में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा क्या होता है मास का यूनिट। केजी, ग्राम, पाउंड, ये सब किसके यूनिट होते हैं? मास के। अभी पहले तो बात तो करें कि ये मास क्या होता है, ये सब क्या, ये हो क्या रहा है, यूनिट किसका होता है। तो हम यूनिट से नहीं, यूनिट सेक्शन है, बट स्टार्ट क्वांटिटी से करेंगे। पूरा ये जो चैप्टर है बच्चा कहां से स्टार्ट करेंगे? क्वांटिटी से, सही है। सो बहुत ही सिंपल वे में जाएंगे, मजा आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले बच्चा डिफाइन करते हैं क्वांटिटी से। मैक्सिमम लोग इसको फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं और मैं स्टार्ट करता हूं बच्चा किससे? क्वांटिटी से। क्वेश्चन है व्हाट इज क्वांटिटी? व्हाट इज क्वांटिटी? 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए होगे, सही है। अगर पढ़ के आए होगे तो खुद से आंसर पूछना कि एग्जैक्टली व्हाट इज क्वांटिटी। अभी मैं बता देता हूं कि जिसको भी तुम बच्चा मेजर कर सकते हो ना, जिसको भी मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। शॉप पे जाते हो और बोलते हो कि ½ लीटर ऑयल ले देना, ½ लीटर तेल ले देना। वो क्या करता है शॉप वाला? वो मेजर करता है ½ लीटर और फिर तुमको देता है। सो जो लीटर हुआ ½ लीटर, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हो गया बच्चा? क्वांटिटी। क्या हो गया वो? क्वांटिटी। शॉप पे जाके बोलते हो कि 1 केजी चीनी दे देना, 1 केजी चीनी दे देना। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम बोल रहे हो कि मेजर करके दो 1 केजी चीनी, 1 केजी चीनी। केजी मींस क्या? तुम मास के अबाउट बात कर रहे हो। तो जो तुम मेजर कर पा रहे हो, जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, क्या है? मास। सो मास क्या है बच्चा? क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। किसी ने पूछा कि टाइम क्या है, मैंने घड़ी देखा, मैंने बोला 4 o'clock। कितना बोला? 4 o'clock। इसका मतलब मैंने टाइम को पहले मेजर किया एंड देन बोला 4 o'clock। इसका मतलब टाइम को क्या किया जा रहा है बच्चा? मेजर किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्वांटिटी। दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। सो क्वांटिटी क्या है बच्चा? जिसको भी मेजर कर सकते हैं। द एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग which can be measured is called quantity। नोट्स के पीछे मत पढ़ो, नोट्स ऑलरेडी है। तो जो डेफिनेशंस वाले रहेंगे वो नहीं भी लिखूंगा तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेंगे, तो उससे देख लेना, ठीक है। जो लिखूंगा उसको देखते चलना एक बार, ठीक है। सो क्वांटिटी के अबाउट क्या पता चला बच्चा? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी, इज कॉल्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं बच्चा? सो एग्जाम्पल में बोला मास, लेंथ, टाइम, एरिया, फोर्स, बहुत सारे हो सकते हैं, सही है। सो एक्सेट्रा, ये सबको क्या बोलेंगे? जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे बच्चा? क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। अब एक टर्म है बच्चा, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम है बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी। द सिंपल क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो बच्चा, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से, बताते हैं कि द थिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बट स्लाइटली डिफरेंस है, वो भी कहीं हद तक सही है। बट एग्जैक्टली क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी फिजिक्स में यूज होते हैं, जो भी क्वांटिटी फिजिक्स में यूज होते हैं, या अभी फिजिक्स में यूज होगा तो क्या टाइम पास तो करेगा नहीं, तो फिजिक्स में यूज होगा तो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करेगा। जितने भी फिजिक्स में लॉ है ये सारे क्वांटिटी से मिलके बने हैं। इसका मतलब ये सारे क्वांटिटी मिलके किसको डिफाइन करेंगे? लॉ ऑफ फिजिक्स को। एंड दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा? द क्वांटिटीज which are used to define law of physics is called, क्या बोलेंगे बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी। अभी लॉ ऑफ फिजिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब फिजिक्स में यूज हो रहा है। तो बहुत सिंपल वे से क्या बोल सकते हैं? जिस क्वांटिटी का यूज फिजिक्स में करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी।
जिसको हम मेजर कर सकते हैं एंड जिसको फिजिक्स में डिफाइन करते हैं, जिसको फिजिक्स में यूज करते हैं, जो फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। सो क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी? आंसर है बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मैंने बोला, किसी ने बोला कि बिल्डिंग फिजिकल क्वांटिटी है या नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, तो एक चीज भाई, बिल्डिंग है मींस, बिल्डिंग मींस क्या? बिल्डिंग के तो फ्लोर की बात कर रहे हो या बिल्डिंग के लेंथ की बात कर रहे हो या बिल्डिंग की हाइट की बात कर रहे हो? अभी लेंथ की बात करें मेजर कर सकते हैं, लेंथ की बात करें तो मेजर कर सकते हैं, हाइट की बात करें तो मेजर कर सकते हैं, फ्लोर की बात करें तो काउंट कर सकते हैं, वो भी मेजर कर सकते हैं। बट बिल्डिंग क्या है भाई? बिल्डिंग क्या है? इसका मतलब बिल्डिंग क्या हो गया? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो गया? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। किसी ने बोला रोड, क्या बोला? रोड। क्या है भाई रोड? रोड मतलब क्या? तुम अगर पूछोगे कि सपोज दिल्ली से लेके आगरा तक का जो भी रोड है उसका लेंथ कितना है, बताया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। सो दैट लेंथ ऑफ द रोड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन तुमने रोड बोला, रोड मींस क्या? कुछ डिफाइन ही नहीं हो रहा है, कुछ मेजर ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सही है? तो सिमिलरली जिसको अभी हम मेजर कर सकते हैं और जिसका यूज फिजिक्स में करते हैं उसको क्या बोलेंगे बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे बच्चा उसको? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सो क्वेश्चन ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? आंसर है बचपन से लेके आज तक जितना फिजिक्स में पढ़े हो, जो भी क्वांटिटी फिजिक्स में दिखी है सारे के सारे क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल से मास, लेंथ, देन टाइम, देन फोर्स, देन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जो भी चीजें आज तक फिजिक्स में दिखी या जो चीजें फिजिक्स में दिखेगी, सब के सब क्या रहेंगे बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी। सब के सब क्या रहेंगे बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी। सही है? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं आया? फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसका यूज लॉ ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए होता है, मतलब जिसका यूज फिजिक्स में होता है उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। और जिसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मींस जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं और जो फिजिक्स में यूज नहीं होता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सही है? अब आते हैं बच्चा और भी थोड़ी बेसिक चीजें देखते हैं कि क्या फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स होता है? क्या फिजिकल क्वांटिटी अकेला है या उसके बहुत सारे डिविजन्स बनाए गए? क्या फिजिकल क्वांटिटी अकेला है या उसके बहुत सारे डिविजन्स बनाए गए? सो पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी के बच्चा बहुत सारे डिविजन्स बनाए गए। क्या किया गया? फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग वेज में ना अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया। अलग अलग वेज में अलग अलग टाइप से क्या किया गया? डिवाइड किया गया। कैसे चेक करो? कुछ क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे थे, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे थे जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे थे जो किसी और पे डिपेंड कर रहे थे। फिर से, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे थे जो किसी और पे डिपेंड कर रहे थे और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे थे जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। इसका मतलब दो हो गया, एक डिपेंडेंट और दूसरा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। दो हो गया, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल मास, जब भी बच्चा कोई बोलता है मास को डिफाइन करो, तो मास को डिफाइन करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती है। मास को डिफाइन करने के लिए स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन किसी की जरूरत नहीं होती है। मास को डिफाइन करने के लिए उसको खुद की प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी या प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? मास। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या उसके अंदर की क्वांटिटी क्या बोलते हैं? मास। इसका मतलब मास को डिफाइन करने के लिए ना स्पीड, वेलोसिटी, टाइम किसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या हो गया बच्चा? इंडिपेंडेंट। क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। लेकिन फोर्स की बात करो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो फोर्स को डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ गई? मास की। किसकी? मास की। इसका मतलब फोर्स क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। फोर्स क्या हो गया? डिपेंडेंट। लाइक देखो, मैं अभी बोल रहा हूं, तुमको पढ़ा रहा हूं बच्चे, अभी एक तुम लोग हो गए और एक मैं हो गया। अभी कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट? तो आंसर है मैं इंडिपेंडेंट और तुम डिपेंडेंट। मुझे जो दिल कर रहा है मैं वही पढ़ा रहा हूं।
मुझे जो दिल कर रहा है मैं वही पढ़ा रहा हूं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम वही पढ़ रहे हो। इसका मतलब मैं इंडिपेंडेंट हो गया और तुम सबके सब क्या हो गए, मेरे पे डिपेंडेंट हो गए। सही है। सो वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी कुछ किसी पे डिपेंड नहीं करते और कुछ किसी पे डिपेंड करते हैं। फिर इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप का बताया गया। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनलिटी मतलब डायरेक्शन के बेसिस पे भी दो टाइप का डिवाइड किया गया। सही है। सो एक एक करके देखते हैं बच्चा, ठीक है। सो हम देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या देखते हैं बच्चा, टाइप्स ऑफ व्हाट, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारा टॉपिक हो गया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनलिटी। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि तुमको आना चाहिए बच्चा, ध्यान से देखो मजा आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनलिटी मतलब डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चा। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक को बोला गया स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को बोला गया वेक्टर क्वांटिटी। एक को बोला गया बच्चा स्केलर क्वांटिटी, दूसरे को बोला गया वेक्टर क्वांटिटी। उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज कॉल्ड स्केलर, अदर वन इज कॉल्ड वेक्टर। क्वेश्चन है इसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी कुछ ऐसे होते हैं जो जिसको डायरेक्शन की नीड होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा मेरे से कि टाइम क्या हो रहा है, मैंने बोला कि 4 o'clock हो रहा है। कितना हो रहा है, 4 o'clock। अब वो मेरे से नहीं पूछेगा, वो मेरे से नहीं पूछेगा कि नॉर्थ में बताओ कितना टाइम हो रहा है, साउथ में कितना टाइम हो रहा है, ईस्ट में कितना हो रहा है और वेस्ट में कितना हो रहा है। इसका मतलब इस टाइम को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। इस टाइम को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। ना वो मेरे से पूछेगा ना मैं बताऊंगा, ना मैं बताऊंगा। इसका मतलब टाइम को डायरेक्शन की नीड नहीं हुई। तो एक क्वांटिटी ऐसा हो गया जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, और एक ऐसा क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल कोई सामने बैठा है और कुछ भी गड़बड़ किया, मैंने एक जोर से थप्पड़ लगाया। जैसे थप्पड़ लगाया, सोचो अगर इधर से लगाया तो मुंडी किधर जाएगा, इस साइड, और अगर इधर से लगाया तो मुंडी किधर जाएगा, इस साइड। मींस क्या हो क्या रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्स मूवमेंट भी उधर ही हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्स मूवमेंट भी उधर ही हो रहा है। इसका मतलब फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड किया, फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड किया। मैं अगर इधर से फोर्स लगाऊंगा तो पीछे उलट जाएगा, अगर एक खींचूंगा तो पर्सन इधर आ जाएगा, इधर से मारूंगा एक तो उधर चला जाएगा, इधर से लगाया तो उधर चला जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्स मूवमेंट उधर ही हो रहा है। इसका मतलब इसको डायरेक्शन की जरूरत है। तो हो गया ना बच्चा, दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटी हो गया, एक वो जिसको डायरेक्शन की जरूरत है और एक वैसा जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, एक वैसा उसको जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सो डेफिनेशन फिर से नोट्स में मिल जाएगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं बच्चा, एक्सप्लेन पूरा कर रहा हूं, ठीक है। स्केलर जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। फिर से देखो नया वर्ड आ गया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। हालांकि 9th-10th में आया होगा, पता नहीं तुमने ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। तो तुम में से 90% को एग्जैक्टली पता नहीं होगा मैग्नीट्यूड क्या होता है, बट स्टिल देखो क्या होता है। जब शॉप पे जाते हो तो बोलते हो कि 2 kg राइस दे देना, 2 kg चावल दे देना। सो 2 kg जो होता है ना बच्चा, जो नंबर जो होता है उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जब मेजर करने के बाद मेजर करते हो तो जो भी नंबर दिखता है बच्चा उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मेरे से पूछा था ना किसी ने टाइम कितना है, मैंने बोला 4 o'clock। कितना बोला, 4 o'clock। इसका मतलब 4 o'clock जो है ना वो किसको बता रहा है, मैग्नीट्यूड को। क्या बता रहा है बच्चा, मैग्नीट्यूड को। किसी ने मेरे से पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन, मैंने स्केल लिया, मेजर करके बताया बच्चा देखो भाई 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज 10 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड। व्हाट इज 10 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब बच्चा देख भाई ध्यान से सुनो, कुछ भी पढ़ो,
फिजिक्स में कुछ भी करो, अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब उसको मेजर कर रहे होंगे, और मेजर कर रहे होंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसका मतलब बिना मैग्नीट्यूड की कोई भी चीजें फिजिक्स में पॉसिबल है ही नहीं। सही है। तो जब भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कुछ भी बड़ो होगा ही होगा, चाहे स्केलर हो, वेक्टर हो, कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड सबके पास रहेगा। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, बट नॉट डायरेक्शन, मतलब जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्केलर, दैट इज कॉल्ड स्केलर। और जिसको मैग्नीट्यूड, अभी वेक्टर पे आते हैं, अभी वेक्टर है तो बच्चा मैग्नीट्यूड तो होगा ही, बिना मैग्नीट्यूड का फिजिक्स में तो फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। सो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर इसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, मतलब रिक्वायर्स डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन भी रही तो उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। क्या बोलेंगे बच्चा? वेक्टर। बट ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। 9th क्लास में सिखाते थे बच्चा कि वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर रहे हैं कि ओबे, मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, जिसके पास डायरेक्शन भी होगा, एंड मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसी को क्या बोलते हैं बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेक्टर एडिशन। सो चैप्टर नंबर 4 में वेक्टर एक पूरा टॉपिक है, सो वहां पे चैप्टर नंबर 4 में वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है वो सिखाते हैं। अभी मैं छोटा सा उसका डेमो दे देता हूं कि वेक्टर एडिशन होता है कैसे। 1 + 1 बच्चा बचपन से लेके अभी तक सीखे हैं, 1 + 1 2 होता है। कुछ भी कर भाई, 1 + 1 2 ही होगा। लेकिन जब वेक्टर की बात आती है तो 1 + 1 2 हो भी सकता है और 1 + 1 2 नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मार्कर है। क्या है? मार्कर है। और 2 पर्सन है, कोई एक 1 न्यूटन से इधर खींचा, 1 न्यूटन से इधर खींचा, और कोई 1 न्यूटन से इधर खींचा। सही है। ध्यान से सुनना, इस मार्कर पे 1 न्यूटन इधर लगाया और एक ने 1 न्यूटन इस साइड लगाया। सही है। कितना न्यूटन लगा? 1 और 1। देख बच्चा, हम माइनस नहीं कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इस पे सिर्फ ऐड कर रहे हैं, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। हम ये मैं इधर खींच रहा हूं, वो उधर खींच रहा है। सो दो लोग 2 फोर्स लगा रहे हैं, 1 और 1। एक 1 न्यूटन इधर लगा रहा है, दूसरा 1 न्यूटन इधर लगा रहा है। सही है। सो ये मार्कर किधर जाएगा? आंसर है किधर भी नहीं जाएगा। आंसर है किधर भी नहीं जाएगा। क्यों? टेंशन आ गई। बचपन से अभी तक सीखे हैं 1 + 1 2 होता है। यहां पे भी 1 न्यूटन इधर है, 1 न्यूटन इधर है, 1 + 1 मिलके कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। बट यहां पे अगर ये ऑब्जेक्ट किधर भी नहीं गया, इसका मतलब इसकी नेट वैल्यू क्या हो गई? 0। इस पे लगने वाला नेट वैल्यू बच्चा क्या हो गया? 0। देखो यहां पे इधर 1 न्यूटन लग गया और इधर पे कितना लग गया? 1 न्यूटन। देखा गया है, कहीं पे भी नहीं गया, ये कहीं पे भी नहीं गया। इसका मतलब बचपन से जो सीखे थे वैसा यहां नहीं हो रहा है, यहां कुछ और हो रहा है। अगर बचपन में जो सीखे होते वही होता तो 1 + 1 कितना होना था? 2 ही होना था। बट स्टिल यहां पे 1 + 1 मिलके कितना हो रहा था? 0। मतलब ये कहीं पे भी नहीं जा रहा था। इसका मतलब नेट वैल्यू कितनी हो रही थी? 0। सही है। सिमिलरली देखा गया कि इसी ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन और 1 न्यूटन दोनों सेम डायरेक्शन में लगा दिया तो देखा ये इधर मूव कर गया, ये अभी रेस्ट पे था, कहीं पे भी मूव नहीं किया। इसमें देखा तो ये इधर मूव कर गया। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स 1 न्यूटन का इधर लगा दिया, 1 न्यूटन का इधर लगा दिया तो देखा ना ये इधर गया ना इधर गया, ये बीच से गया, इधर गया बीच से। अब टेंशन ये है कि 1 और 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हम तो ऑब्जेक्ट पे ऐड ही कर रहे हैं, हम कहां सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिजिकली कभी हम सब्ट्रैक्शन करते ही नहीं है, फिजिकली हमेशा क्या होता है? एडिशन। तो हम इस ऑब्जेक्ट पे एडिशन कर रहे हैं, खींच रहे हैं, एक इधर या धक्का मार रहे हैं एक इधर और एक इधर। सो एग्जैक्टली फिजिकली हम हमेशा क्या कर रहे हैं? एडिशन। बट स्टिल कभी देखो तो 0 हो जा रहा है, कभी देखो तो यहाँ 1 + 1 मिलके कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है, कभी देखो तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो जा रही है। इसका मतलब ये एक ऐसा एडिशन था जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता था।
एक ऐसा एडिशन था जो कि किस पे डिपेंड कर रहा था बच्चा, डायरेक्शन पे, एंड दैट एडिशन इज कॉल्ड, इसी एडिशन को बोलते हैं वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं बच्चा, इसी एडिशन को बोलते हैं वेक्टर एडिशन। सो बचपन से लेकर आज तक जो पढ़ रहे थे, दैट एडिशन वाज कॉल्ड स्केलर एडिशन। 1 + 1 2 हमेशा होगा स्केलर एडिशन, लेकिन 1 + 1 2 भी होगा, 0 भी होगा, कुछ और भी होगा, दैट एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे। ये 1 न्यूटन इधर लगाया तो उसको प्लस ले लेंगे, आगे चल के सीखने वाले हैं। इधर रहेगा तो प्लस ले लेंगे, और इधर रहेगा तो क्या ले लेंगे, माइनस। तो बच्चा 1 + -1, देखो हम ऐड ही कर रहे हैं, इधर वाला प्लस, इधर वाला -1 ले लिया। यहाँ पे वैल्यू इसके लिए क्या हो गया बच्चा, 0। यहाँ पे इस एडिशन के लिए वैल्यू क्या हो गया, 0। यहाँ पे देखा दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो 1 + 1 मिलके कितना हो गया बच्चा, 2 हो गया। यहाँ पे एंगल पे डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला यूज नहीं करता हूं, आगे यूज होगा, तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगी। सो एक ऐसा एडिशन जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एंड दैट एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। दैट एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। सो बच्चा आपको पता चला बचपन से जो 1 + 1 2 सीख रहे थे वो कौन सा एडिशन था, स्केलर एडिशन था। और जो एडिशन डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जो एडिशन डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, दैट एडिशन इज कॉल्ड व्हाट, वेक्टर एडिशन। सही है। सो स्केलर के बारे में पता चला कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, जो स्केलर एडिशन को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, एंड मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी। सही है। अब एग्जांपल लेते हैं, मजा आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। किसी ने पूछा व्हाट इज योर मास, अभी टेंशन में मत पड़ो, वेट को ही तुम मास यहाँ पे ये कर रहे हो, वेट जो तुम बोल रहे हो एग्जैक्टली मास है। मैं हर बार पूछता हूं बच्चा वेट कितना है तेरा, तो कोई उठ के बोलता है 60 kg। अरे भाई 60 kg, kg इज द यूनिट ऑफ व्हाट, मास। सही है। सो वेट नहीं हो, क्या है, मास है। अभी उस पर नहीं जाता है, ठीक है। अभी सुनो ध्यान से, मैंने पूछा बच्चा मास तुम्हारा कितना है, तो किसी ने बोला 60 kg। क्या हुआ, 60 kg। मैं नहीं पूछूंगा उससे ना कि बच्चा तुम्हारा जो 60 kg मास है वो ईस्ट में है कि वेस्ट में है, ना मैं पूछूंगा ना वो बताएगा। वो बताएगा कि देखो मेरा मास सिर्फ 60 kg है, ना ईस्ट में है, ना वेस्ट में है, ना नॉर्थ में है, ना ही साउथ में है। इसका मतलब मास को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। सो मास क्या हो गया बच्चा, सो मास क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। किसी ने पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन, आई सेड 10 सेंटीमीटर। What I say 10 सेंटीमीटर। अब कोई थोड़ी पूछेगा कि नॉर्थ में लेंथ कितना है, साउथ में लेंथ कितना है। सही है, मैं बताऊंगा भी नहीं। इसका मतलब लेंथ क्या हो गया बच्चा, लेंथ हो गया स्केलर क्वांटिटी। किसी ने पूछा व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, आई सेड 4 o'clock। आई सेड 4 o'clock। ना वो पूछेगा ईस्ट में कि वेस्ट में, ना मैं बताने वाला हूं। इसका मतलब टाइम भी क्या हो गया बच्चा, स्केलर क्वांटिटी। क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। किसी ने पूछा कि वापी से लेकर सूरत तक का डिस्टेंस कितना है, किसी ने बोला 120 किलोमीटर। अभी रोड थोड़ी सीधा जा रहा होगा, रोड सीधा जा रहा है क्या, नहीं, रोड तो घूम घूम के जा रहा है, बट स्टिल उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। हमने बोला 120 किलोमीटर है। इसका मतलब एग्जैक्टली वो जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। कहां से कहां तक, वापी से लेके सूरत तक का, उसको क्या बोलेंगे बच्चा, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। सही है। किसी ने पूछा डेंसिटी, क्या पूछा, डेंसिटी। अभी डेंसिटी को काहे का डायरेक्शन, डेंसिटी का डायरेक्शन क्यों चाहिए, इसका डेंसिटी ये प्लास्टिक का है तो इसका डेंसिटी कुछ और होगा, एक मेटल का है तो वो भारी है तो उसकी डेंसिटी कुछ और होगी, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी क्या हो गया बच्चा, स्केलर क्वांटिटी, एक्सेट्रा, बहुत सारे हो गए। सही है। और वेक्टर पे आते हैं, तो मैंने एग्जांपल दिया था, एक थप्पड़ जैसे लगेगा तो मिट्टी इधर से लगेगा तो किधर जाएगा, इधर, और इधर से थप्पड़ लगेगा तो किधर जाएगा, इधर। इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, डायरेक्शन पे। ठीक है, थप्पड़ लगा नहीं रहा, सिर्फ दिखा रहा। ठीक है। सो फोर्स क्या हो गया बच्चा, फोर्स हो गया वेक्टर। फोर्स क्या हो गया, वेक्टर। एक टॉपिक है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास में आप लोग सीख के आए होंगे। सो आगे चल के हम फिर से सीखेंगे 3rd चैप्टर में। अभी सिर्फ लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनता है, ये भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। उससे एक्सेलरेशन मिलके बनता है, वो भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। सही है। सो क्या बोला बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी। सही है। यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना।
कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के क्या सीन है। सो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के क्या सीन है एक बार देखते हैं, ठीक है। करंट का नाम लेते हैं बच्चा, करंट। एग्जांपल एक लिया इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते थे 10th क्लास में। किससे डिनोट करते थे बच्चा? आई से। धुल्ला धुल्ला से याद करो, कुछ ऐसा होता था, यहां से अगर 5 एम्पियर करंट जाता था ना, तो एक 1 एम्पियर होता था, तो दूसरा कितना होता था? 4 एम्पियर। सही है। एक फिर से देखो, अगर ये 5 एम्पियर है, अगर एक 3 एम्पियर होता था, तो दूसरा कितना होता था? 2 एम्पियर। सही है। फिर से देखो, अगर ये 5 एम्पियर जा रहा है, अगर ये 2.5 एम्पियर होता था, तो ये भी कितना होता था? 2.5 एम्पियर। सही है। ऐसे ही होता था। ये करंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता था, ठीक है। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो बच्चों, ये करंट जब जा रहा है, किधर से किधर जा रहा है? तो याद करो, दो टाइप का मैंने भी करंट सिखाया था, एक इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा कन्वेंशनल करंट। बट कोई भी करंट लो, तो करंट का डायरेक्शन अगर कन्वेंशनल लेते थे तो हमेशा प्लस टू माइनस जाता था। हमेशा किधर से किधर जाता था बच्चा? प्लस टू माइनस। इसका मतलब फिक्स था। ऐसा नहीं कि एक बार प्लस टू माइनस जा रहा है, फिर गोल गोल घूम के ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। अगर प्लस टू माइनस तुम ले रहे थे, तो हमेशा किधर से जा रहा था? प्लस टू माइनस, गोल 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 गोल, मतलब हमेशा फिक्स है कि प्लस टू किधर जा रहा था? माइनस ही जा रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से लोगे तो माइनस टू प्लस जाता था, तो फिक्स था हमेशा किधर से किधर जाता था? माइनस टू प्लस। कन्वेंशनल करंट प्लस टू माइनस जाता था, इलेक्ट्रिक करंट के रेफरेंस में देखते थे तो माइनस टू प्लस जाता था, बट फिक्स था, मतलब डायरेक्शन था। अगर फिजिक्स में यूज कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड तो है ही, 10 एम्पियर 5 एम्पियर क्या है? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन भी फिक्स है कि करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन प्लस टू किधर होता है? माइनस होता है, मतलब डायरेक्शन है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बट स्टिल करंट स्केलर क्वांटिटी है। बट स्टिल करंट क्या है बच्चा? स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन है कैसे? तो आंसर है ऐसे। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अभी क्यों नहीं करता भाई? उसकी मर्जी। और जब उसको रास्ता मिलता है उसके अकॉर्डिंग खुद को डिवाइड कर लेता है। सो देखा, ये 5 एम्पियर जब भी डिवाइड हो रहा है तो चेक करो, 1 + 4 कितना हो रहा है? 5। 3 + 2 कितना हो रहा है? 5। 2.5 + 2.5 कितना हो रहा है? 5। मतलब तुम कुछ भी करो, इधर वायर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ डायरेक्शन में, ये 5 एम्पियर 2 पार्ट में डिवाइड होगा और एडिशन 5 ही होगा। मतलब हमेशा ये 1 + 4 5 ही होगा, 3 + 2 5 ही होगा, 2.5 + 2.5 5 ही होगा। इसका मतलब करंट वेक्टर लॉ के एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब करंट वेक्टर लॉ के एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अगर ये करंट वेक्टर लॉ के एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब करंट वेक्टर नहीं हुआ। नो डाउट स्टिल करंट हैज डायरेक्शन, बट स्टिल करंट इज स्केलर क्वांटिटी। स्टिल करंट को बच्चा क्या ले लेंगे? स्केलर क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बच्चा? इलेक्ट्रिक करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी रहेगा। सही है? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? पक्का? सो इसका एक नोट करके पॉइंट सिखाता हूं बच्चा। अरे लिख लिए होगे, सॉरी मैं तो मिटा दिया, बट स्टिल नोट्स रहेगा, ठीक है। सो एक छोटा सा नोट करके पॉइंट देख लो। एक क्वांटिटी होता है जिसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ये ज्यादा फिजिक्स में यूज होता नहीं है, बट स्टिल एक बार जस्ट बता देता हूं कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। टेंसर क्वांटिटी, सही है। सो बहुत सिंपल वर्ड में देखिए तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि ना ही स्केलर होता है ना ही वेक्टर होता है, उसको टेंसर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टेंसर। इसको और भी अच्छे वे में डिफाइन कर सकते हैं। किसको? टेंसर क्वांटिटी को, कि इट हैज नॉट एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन। मतलब इसके पास कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है, बट इट्स वैल्यू is different. Its value is different in different direction. मतलब क्या है? टेंसर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन पे, जिसका कोई भी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है। हम बोल नहीं सकते हैं कि फिक्स डायरेक्शन इधर है कि उधर है कि उधर है, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उसकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी। फिर से एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन
अलग अलग डायरेक्शन में उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये नीट में बच्चा पूछा जा चुका है, 4 ऑप्शन थे और चारों में से सेलेक्ट करना था एक ऑप्शन में कि विच क्वांटिटी इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी आउट ऑफ 4 गिवन क्वांटिटीज, विच क्वांटिटी इज टेंसर क्वांटिटी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बस इतना ही याद रखो कि फैन देखो, फैन जब रुका रहता है तो 3 ब्लेड दिखते हैं, मतलब मास दिखता है। क्या दिखता है? मास। लेकिन जैसे फैन घूमने लगता है ना तो पूरा मास ना एक सर्कल में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, तब वहां पे 3 ब्लेड नहीं दिखता है, पूरा का पूरा सर्कल दिखता है, जिसमें दिखता है पूरे सर्कल में ब्लेड्स है, मतलब मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया? पूरे सर्कल में। उसी का वहां पे नाम क्या देंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ये मार्कर रुका है तो मास, और जैसे इसको घुमा दो ऐसे या ऐसे, देखो इसको ऐसे घुमा दो या इसको ऐसे घुमा दो या इसको ऐसे घुमा दो, तो ये क्या दिखेगा? घूमते हुए दिखेगा। सही है? तो उस टाइम में वो क्या बन जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब रोटेशन आएगा तब देखेंगे अच्छे से। बट इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है, बट हर एक डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करो, देखो इसको अगर ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, हर बार इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। एंड दैट्स व्हाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। सही है? ये हमारे बुक में जनरली नहीं है, बट स्टिल ध्यान रखना, क्योंकि भरोसा नहीं कॉम्पिटिटिव वालों को कुछ भी डाल रहे हैं। ठीक है? सो टेंसर क्वांटिटी ऐसा रहेगा जिसका कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं रहेगा, बट स्टिल अलग अलग डायरेक्शन में उसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं, हायर में जब पढ़ोगे ना, एमएससी या पीएचडी वगैरह में जब टेंसर सिखाया जाता है तब वहां बताया जाता है कि टेंसर क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर का ही एक अलग रूप है, जिसमें रैंक के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। जिसका रैंक 0 होता है उसको स्केलर बोलते हैं। एक ऐसा टेंसर क्वांटिटी जिसका रैंक 0 होता है उसको स्केलर बोलते हैं, और जिसका रैंक 1 होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, जो मैथ्स में सीखने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स वहां पे डिफाइन किया जाता है कि टेंसर क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर का ही एक अलग रूप है। जब मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है तो उसको स्केलर बोलते हैं, और 1 होता है तो वेक्टर बोलते हैं। ये हायर क्लासेस में मींस एमएससी या पीएचडी में जब फिजिक्स से जब लोग करते हैं तब सिखाया जाता है। बट हमें इतना ही याद रखना है कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है और उसकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है? अलग अलग होती है। एक एग्जांपल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। सही है बच्चा? सो यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे जो बच्चा, फिर से देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स। अभी पहला देखा था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनलिटी, मतलब हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ही देख रहे हैं। लेकिन पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनलिटी, और दूसरा बच्चा जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। सही है? अभी जल्दी जल्दी में थोड़ा कुछ छूट जाए, स्पेलिंग को देखना, भावनाओं को समझना। ठीक है? सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डिपेंडेंसी। बताया था ना ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी 2 टाइप का। एक कौन सा बच्चा? सो एक इंडिपेंडेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक क्या बोला गया बच्चा? एक इंडिपेंडेंट, और दूसरा क्या रहेगा बच्चा? डिपेंडेंट। सही है? ये समझने के लिए तुमको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बताया, लेकिन एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट वाले का जो बच्चा नाम है ना, उसको बोलते हैं बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चा? बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी। सही है? और इसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चा? डेराइव्ड क्वांटिटी। सही है? क्वेश्चन है कि अब फिर से देखते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है। मैंने बताया था कि मैं वही पढ़ा रहा हूं जो मुझे दिल कर रहा है, मैं क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, और तुम वही पढ़ रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब तुम लोग मेरे पे क्या हो गए? डिपेंडेंट। तो वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी भी, कोई जो होते हैं एकदम आजाद पंछी की तरह रहते हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, और जो किसी पे डिपेंड करेंगे दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट। उसी को हम अलग अलग नाम से यहाँ पे देखेंगे, एक बेस और फंडामेंटल और दूसरा डेराइव्ड। सही है? एक और एग्जांपल लेता हूं।
बच्चा जब बिल्डिंग बनता है तो सबसे पहले क्या बनता है? तो नीचे का फाउंडेशन बनता है। दैट फाउंडेशन इज कॉल्ड बेस। बिल्डिंग बनता है तो पहले क्या बनता है? फाउंडेशन बनता है, और उस फाउंडेशन पे डिपेंड करता है कि तुम कितना फ्लोर बना सकते हो। उस फाउंडेशन पे क्या डिपेंड करता है कि तुम कितना फ्लोर बना सकते हो। इसका मतलब नीचे वाला जो फाउंडेशन हो गया वो क्या हो गया बच्चा? बेस। वो इंडिपेंडेंट हो गया, उसी का नाम क्या रख दिया गया? बेस। और उसी पे पूरा फ्लोर डिपेंड होने वाला है, एंड दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट। फ्लोर क्या हो गया? डिपेंडेंट। और उसी को क्या बोलेंगे? डेराइव्ड। मतलब उस बेस से ही क्या मिलके बना है? पूरा का पूरा फ्लोर बना है, एंड उसी वो डिपेंड कर रहा है किस पे? बेस पे। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट या डेराइव्ड। सो बिल्डिंग में नीचे का जो फाउंडेशन है वो क्या हो गया बच्चा? बेस। और ऊपर का पूरा फ्लोर क्या हो गया बच्चा? डेराइव्ड और डिपेंडेंट। सच में आया? नहीं आया तो फिर से एक बार चेक करना। जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, उसको क्या बोलेंगे? बेस और फंडामेंटल। और जो इनके हेल्प से, जो इसके हेल्प से जो नया बनता है उसको क्या बोलते हैं? डेराइव्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेराइव्ड। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल। जब पता चल गया होता क्या तो डिफाइन कैसे नहीं कर सकते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी which does not require on any other for their complete definition. The physical quantities which does not depend on other for their complete definition is called base or fundamental quantity. And the physical quantity which depends on other for their complete definition is called derived quantity. Is called derived quantity. इसका मतलब जिसको डिफाइन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, that is called base quantity या fundamental quantity, और जिसको डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत है उसको क्या बोलेंगे? derived quantity. सही है? अरे हाँ बोलो हाँ, जहां पे भी वो हाँ या ना बोलते रहना, ठीक है? तो बेस क्वांटिटी पता चला और डेराइव्ड पता चला। जो किसी पे डिपेंड नहीं किया वो बेस, और जो इनके हेल्प से बनेगा उसको क्या बोलेंगे? डेराइव्ड। सही है? क्या बोलेंगे बच्चा? उसको डेराइव्ड। सही है? सो ध्यान से देखना एक बार बच्चा, जो बेस क्वांटिटी देते हैं ना, वो बेस क्वांटिटी 3 होता है। जो बेसिक बेस क्वांटिटीज आगे चल के 7 भी बताया जाएगा, बट वो अलग अलग रेफरेंसेस में होगा। ठीक है? अगर जनरली आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आपको 3 ही बोलना है, एंड दैट इज कॉल्ड मास, लेंथ एंड टाइम। मतलब 3 पहले बेस बना दिए गए और बताया गया इन 3 के हेल्प से हम नई नई चीजें बना सकते हैं और अलग अलग क्वांटिटी को बना सकते हैं, और उसी को नाम क्या दिया गया बच्चा? डेराइव्ड। सही है? तो इनिशियली बेस क्वांटिटी कितने टाइप का बनाया गया? बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी बताया गया बच्चा 3 टाइप का। मास m से डिनोट करते हैं, लेंथ l से, और टाइम t से। अब टेंशन मत लेना, कैपिटल M स्मॉल m दोनों कर सकते हैं। ठीक है? स्मॉल l कैपिटल L दोनों कर सकते हैं, वैसे ही टाइम था। ठीक है? सो 3 बेस क्वांटिटीज बनाए गए कि देखो भाई तुम अकेले रहो, तुम भी अकेले रहो, और तुम भी अकेले रहो। मतलब ये तीनों को अलग डिफाइन करने के लिए, ये तीनों को डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। ये इंडिपेंडेंटली खुद अलग अलग डिफाइन थे। सही है? इसको क्या बोला गया बच्चा? बेस क्वांटिटी। और इनको मिला के जो बना दिया गया उसको क्या बोला गया? डेराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल स्पीड, एग्जांपल क्या ले लिया? अब डेराइव्ड क्वांटिटी कितने भी हो सकते हैं, बेस क्वांटिटी कितना लिया? 3, और उसको मिला के जो बनाया गया उसको क्या बोला गया? डेराइव्ड। फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था बच्चा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस क्या है बच्चा? लेंथ। डिस्टेंस क्या है? लेंथ। और टाइम क्या है? टाइम। मतलब ये क्या है? डिस्टेंस बेस क्वांटिटी है और टाइम भी क्या है? बेस क्वांटिटी। सो ये दोनों बेस क्वांटिटी से मिलके जो नया क्वांटिटी बना, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट? दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। That quantity is called derived quantity। और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा, एक्सेलरेशन क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेरी गुड। अब वेलोसिटी देखो ऑलरेडी डेराइव्ड है, और टाइम क्या है? टाइम बेस से मिलके डेराइव कर रहा है किसको? एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? डेराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चा? फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास देखो क्या है? बेस क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन किससे मिलके बना है? बेस क्वांटिटी। सो ये सबको मिलके क्या बन गया? फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। सो पता चला ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी बच्चा
फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है? दो, एक इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट। लोगों को थोड़ा अच्छा एक फिजिक्स में नाम चाहिए था, तो उसको एक बेस और फंडामेंटल इसका नाम रख दिया, और इसका नाम क्या रख दिया? डेराइव्ड क्वांटिटी। सही है। सो हमने देखा बेस क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनलिटी, स्केलर एंड वेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी कौन कौन सा बच्चा? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट मींस बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ये जनरली एग्जाम में पूछते हैं बोर्ड लेवल पे। अब फिजिकल क्वांटिटी को और भी डिवाइड कर सकते हैं, जो लिखाता नहीं हो सिर्फ बता देता हूं बच्चा कि फिजिकल क्वांटिटी को ना और बहुत सारे वेज हैं जिसमें उसको अलग अलग बता सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी अलग वेज में। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ variancy, on the basis of variancy, so on the basis of variancy कैसे होगा बच्चा? चेक करो। मींस दो टाइप का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंसी, एक कांस्टेंट हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल हो जाएगा। एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल, वेरी गुड। क्वेश्चन है कैसे कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो चेक करो, याद करो। स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, क्या था बच्चा? Small g and capital G. Small g was called acceleration due to gravity. Small g was called acceleration due to gravity, and capital G was called universal gravitational constant. Universal gravitational constant. तो चेक करो, कैपिटल जी जो होता था कभी भी चेंज नहीं होता था, उसकी वैल्यू होती थी 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। धुंधला से याद करो। सही है। सो कैपिटल जी एक ऐसा था जो कि कैसा था? कांस्टेंट था, और स्मॉल जी क्या था? प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता था। तो हो गया ना दो टाइप का। कैपिटल जी क्या हो गया? कांस्टेंट, और स्मॉल जी क्या हो गया? वेरिएबल। सो फिजिकल क्वांटिटी दोनों कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। नहीं है? अब देखो फिर से, फिजिकल क्वांटिटी को हम ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंसी दो टाइप का बता सकते हैं। एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कभी भी चेंज नहीं करते हैं, और एक ऐसा होता है जो चेंज करता है। सही है। जो चेंज किया उसको वेरिएबल बोलेंगे, और जो चेंज नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो एक बोलेंगे कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी। एक एग्जांपल ले लेता हूं। कांस्टेंट के लिए जी की वैल्यू कितनी थी? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वेरिएबल में क्या ले लिया था? स्मॉल जी कितना था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां पे? अर्थ पे। बाकी अलग अलग जाते थे तो अलग अलग प्लैनेट पे उसकी वैल्यू क्या होती थी? अलग अलग होती थी। इनफैक्ट अर्थ पे भी ऊपर जाओ तो कुछ और होती है, नीचे जाओ अर्थ के अंदर तो कुछ और होती है। तो हो गया ना दो टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंसी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अभी फिजिकल क्वांटिटी को और भी डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस यूनिट या डायमेंशन। हम यहाँ पे नाम रखेंगे बच्चा, बुक में डायमेंशन लिखा रहता है, अभी डायमेंशन क्या होता है आपको पता नहीं है, इसीलिए मैंने यूनिट साथ में लिखा है। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ध्यान से देखो, दो टाइप का होना चाहिए। एक ऐसे क्वांटिटी जिसका यूनिट होता है, और कुछ ऐसे क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट नहीं होता है। तो सर ये कहां से आ गया? सो याद करो 10th क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स में यूज होता है। फिजिकल क्वांटिटी तो भाई है ही, फिजिकल क्वांटिटी है, सही है, लेकिन उसका कोई भी यूनिट नहीं होता था। फॉर एग्जांपल एयर के लिए 1 लेते थे, वाटर के लिए क्या लेते थे? 1.33 लेते थे, ग्लास के लिए 1.5 लेते थे, कोई भी यूनिट नहीं था। लेकिन जब स्पीड की बात करते थे तो जो भी लिखते थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब स्पीड क्या हो गया? यूनिट वाला हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? यूनिटलेस हो गया। जैसे डेंसिटी का यूनिट क्या होता था बच्चा? केजी पर मीटर क्यूब। क्या होता था? केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्या होता था? कुछ भी नहीं, रेशियो, मतलब यूनिटलेस होता था। तो हो गया ना, एक यूनिट वाला क्वांटिटी, यूनिट फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट वाला, और दूसरा क्या बोलेंगे? यूनिटलेस। मतलब एक के पास यूनिट होता है और दूसरे के पास यूनिट नहीं होता है। तो हमारे बुक में यूनिट के बेसिस पे नहीं दिखाते हैं बच्चा, डायमेंशन के बेसिस पे दिखाते हैं। किसके बेसिस पे? डायमेंशन। सो अगर यूनिट है तो जनरली उसके पास डायमेंशन नहीं होता है, एक दो एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। सो यहाँ पे डायमेंशन, और दूसरा क्या ले लिया? डायमेंशनलेस। मतलब जिसके पास डायमेंशन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस। तो जिसके पास भी यूनिट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? डायमेंशनलेस।
ये इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, बहुत इजी है। डायमेंशन एंड डायमेंशनलेस क्या होता है, बट अभी ध्यान रखना है कि अगर यूनिट है तो उसके पास क्या होगा, डायमेंशन होगा, और यूनिट नहीं है तो उसको डायमेंशन नहीं होगा। सो क्या पता चला, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, मतलब यूनिट तो मैं जस्ट तुमको समझाने के लिए बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के बता दिए गए, 2 टाइप के, कौन कौन से, सो एक डायमेंशनल क्वांटिटी और एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। एक डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल डायमेंशनल क्या ले सकते हैं बच्चा, स्पीड ले सकते हैं, सही है, स्पीड को किससे डिनोट किया था, v से। डेंसिटी ले सकते थे बच्चा, सही है, इसका भी डायमेंशन होता है, इसका यूनिट होता है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से डिनोट करते थे, याद है, क्या बोलते थे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये यूनिट लेस होता था, इसका मतलब ये डायमेंशन लेस भी होता है। फिर रिलेटिव डेंसिटी देखते थे, क्या बोलते, रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होता था, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी यूनिट लेस और क्या होता था, डायमेंशन लेस। तो वैसे फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज मिल जाएंगे जो कि कुछ के यूनिट होते हैं और कुछ के यूनिट नहीं होते हैं, मतलब कुछ के डायमेंशन होते हैं और कुछ के डायमेंशन नहीं होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन कितने टाइप का डिवाइड किया गया, 2 टाइप का, कौन कौन सा, डायमेंशनल एंड डायमेंशनलेस। वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंसी, वेरिएंसी कुछ ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं हमेशा, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा वेरिएबल होते हैं, तो उसके बेसिस पे भी 2 टाइप का बताया गया है, कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल, सही है। सो लिखना है तो एक बार फटाफट इसको लिख लो जल्दी से, और उसके बाद एक बार चेक करते हैं, ठीक है, फटाफट इसको लिख लो। सो बच्चा इसको लिख लेना, और ड्यूरेशन ऑलरेडी 1 आवर 6 मिनट का हो गया है। सो इससे ज्यादा वीडियो हम लेंथ नहीं खींचेंगे। आज हमने बहुत बेसिक चीजें सीखी, बट स्टिल ये हमारे सिलेबस में है, और स्कूल में टाइम पास में छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको पूछा जाता है। सो होप दैट मजा आया होगा, ऐसे ही इसको करते रहो, बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, 9th और 10th के कंपेयर में तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मजा आने वाला है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चा। आज हमने क्या सीखा, जनरली क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डिपेंडेंसी, वेरिएंसी एंड यूनिट या डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से बच्चा हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़ो, और नेक्स्ट क्लास में आने के बाद अच्छे सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो थैंक यू।